गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 11 ऑफ योर यूनिट 5 दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो बेटा आज हम करेंगे आपके कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो आपका प्रिपेयर होता है। हमने आपके प्रिपरेटिव मेथड्स देखे, उसके बाद हमने उनका प्योरिफिकेशन किया। अब बात करते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो आपका प्रिपेयर हो चुका है वो कैसी प्रॉपर्टीज शो करता है या किन किन प्रॉपर्टीज को वो वेरीफाई करता है। बात करते हैं सबसे पहले आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। अगर देखें बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है आप सबको पता है क्या है, हेट्रोजीनियस है नेचर के, हेट्रो इन नेचर। बेटा ये हमने आपका बहुत पहले ही पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि मिक्सचर्स आपके दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स आपके ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं और हेट्रोजीनियस में आपके कोलाइड्स और सस्पेंशंस आते हैं। तो आपके जो कोलाइड है या कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनता है वो हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा स्टेबिलिटी की, तो आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। दे आर क्वाइट स्टेबल। यानी कि स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो डिस्पर्स्ड फेस होता है वो डिस्पर्जन मीडियम में प्रॉपर्ली डिस्पर्स रहता है, सेटलिंग नहीं होती। या मैं कहूं कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की सेटलमेंट नहीं होती, वो सेटल नहीं होते सस्पेंशन की तरह। जैसे हमने सस्पेंशन में आपका पढ़ा था कि अगर आप किसी सॉल्वेंट में या मैं कहूँ वाटर में आप सैंड मिलाते हो, थोड़ी देर बाद उसे मिक्स करते हो तो और उसके बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए उसे लेफ्ट कर देते हो विदाउट डिस्टर्बिंग, तो आपके जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे और मीडियम जो है आपका सॉल्वेंट जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बट कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपर्ली डिस्पर्स्ड रहते हैं, उनमें सेटलिंग नहीं होती है। बट कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में अगर सेटलिंग होती भी है तो हम सुटेबल मेथड से उन्हें सेटल होने नहीं देते हैं। सॉरी। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा हम फिल्टरेबिलिटी की, तो बेटा आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बिटवीन 1 नैनोमीटर, या मैं कहूं पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो अगर इससे कम होगा पार्टिकल्स का साइज, दैट मीन्स वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज के साथ मैच करेंगे। और आप लोगों को पता है कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा इजीली आपके फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा होता है। अब बात करें यहाँ पे भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के साइज से, फिल्टर पेपर के पोर से ये यहाँ पे भी पास हो जाते हैं, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल्स भी पास हो जाते हैं। इसीलिए हम फिल्ट्रेशन के लिए कभी भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर यूज नहीं करते। इसीलिए हमने आपकी टेक्निक पढ़ी थी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि जैसे आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे हो या आप डायलिसिस प्रोसेस कर रहे हो, उनमें हम ऐसा फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं जिनका आपका क्या हो, पोर्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के पोर्स से साइज से भी छोटा हो, ताकि आपके कोलाइड का पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाए और जो आपकी इम्प्योरिटी है, जो कि स्मॉल साइज की इम्प्योरिटी है, जो आपके मीडियम में प्रेजेंट है, वो नीचे फिल्ट्रेट में चली जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने आपकी कुछ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स यूज की थी। साथ ही साथ हमने आपका अगर आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लगा रहे हो तो उसमें हमने बेटा जिलेटिन की कोटिंग की थी, जिसके वजह से आपके जो पोर्स थे, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के जो पोर्स थे वो साइज में रिड्यूस हो गए थे और अब जो आपके पार्टिकल्स जो है वो इजीली पास नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन के लिए हम कभी भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर यूज नहीं करते। हम क्या तो आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं या फिर हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स यूज करते हैं जिनमें हमारे पोर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा
विजिबिलिटी की, तो आप लोगों को पता है कि नॉर्मली अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो नॉर्मली हमें नेक्ड आई से पार्टिकल्स नहीं दिखते। 10⁻³ नैनोमीटर साइज के पार्टिकल्स हमें कभी नहीं दिखते, यानी कि इस रेंज में के पार्टिकल्स हमें कभी नहीं दिखेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, ठीक है। और अगर आप बात करते हो नॉर्मल माइक्रोस्कोप की, तो बेटा वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंडर भी नहीं दिखते। इसीलिए आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स अगर देखने हैं तो उसके लिए आपको हाई रिजॉल्व माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, हाई पावर माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा कलर्स की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें पार्टिकल्स का साइज एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बड़ा होता है। इसीलिए पार्टिकल्स क्या करते हैं, इनके ऊपर जो भी आपकी लाइट जो है, कुछ भी वेवलेंथ की लाइट अगर पड़ रही है, रेडिएशन पड़ रही है, तो ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि आपका कलर, आप 11th में पढ़ते हो, किसी भी सॉल्यूशन का कलर क्यों होता है, जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करते हैं वही कलर आपको ऑब्जर्व होता है। तो बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं, क्योंकि वो साइज में एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बड़े होते हैं, तो वो कैपेबल होते हैं रिफ्लेक्शन के, वो स्कैटरिंग के कैपेबल होते हैं। तो जब भी उनके ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो वो जिस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वैसा ही आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर नजर आता है, ठीक है। ये कलर वाली प्रॉपर्टी हम और भी आपकी ब्रीफ में करेंगे आज ही। नेक्स्ट बात आती है, ये तो आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा हम सेकेंड प्रॉपर्टी की, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो बेटा हमने सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आपने देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर और मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि आपने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो सारी प्रॉपर्टीज आपकी जनरली डिपेंड कर रही थी नंबर या फिर मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है। यानी कि अगर आपका सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रू सोल्यूशन का केस लेते हैं या मैं कहूँ सोल्यूशन का केस लेते हैं, जो आप सोल्यूशन पढ़ रहे थे, सोल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा था कि आपका पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। यानी कि अगर मैं आपको ये वॉल्यूम देती हूँ, गिवन वॉल्यूम, ये आपका कोई कंटेनर है, इसमें पार्टिकल जो होंगे क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे, क्योंकि नंबर जो होगा, पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज ज्यादा होगा, सॉरी साइज कम होगा, तो छोटे साइज के पार्टिकल इस गिवन वॉल्यूम में ज्यादा आ सकते हैं। आप देख सकते हो एज कंपेयर टू, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है। अगर सेम मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, आपका कोई सेम वॉल्यूम में मैं यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन लेती हूँ, और कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल क्योंकि बड़े हो जाते हैं साइज में, तो यहाँ आप देख सकते हो क्या आएंगे, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि आपकी नंबर और मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, तो ट्रू सॉल्यूशन के केस में अगर कोई भी आपकी गिवन वॉल्यूम है, सपोज 1 सेंटीमीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम है, ये भी 1 सेंटीमीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम में आपके ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ज्यादा आएंगे क्योंकि उन पार्टिकल्स की साइज क्या है, कम है, तो छोटे साइज के पार्टिकल ज्यादा आ सकते हैं। अगर हम उसी वॉल्यूम में अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल लेते हैं तो वो कंपैरेटिव टू ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स का नंबर क्या होगा, वहां पे कम होगा, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के कंपेयर में कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। तो जहां आपके नंबर ज्यादा है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है। तो जहां आपके पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल जहां इंक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। बट अगर इस केस में ले तो यहाँ पे आपके पार्टिकल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है आपके वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होंगे, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इनकी
डिक्रीज होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होगी वो भी इनकी डिक्रीज होगी, बहुत कम वैल्यू होगी, बहुत स्मॉल वैल्यू होगी इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, जहां पे हमने आपकी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होने के कारण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होने के कारण हम उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं, इसीलिए हम कोलाइडल सॉल्यूशंस के केस में आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते। एक बार फिर बता रही, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। तो ट्रू सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल्स का साइज कम होता है, तो स्मॉल साइज के पार्टिकल गिवन वॉल्यूम में ज्यादा अमाउंट में आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जहां पे पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। तो बड़े साइज पार्टिकल कम होंगे एज कंपेयर टू छोटे साइज पार्टिकल, तो छोटे साइज पार्टिकल ज्यादा हैं तो उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। बट अगर पार्टिकल्स का नंबर डिक्रीज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, स्मॉल क्वांटिटी में होगी। इसीलिए क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसीलिए हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, वैल्यू कम आ रही है, स्मॉल क्वांटिटी में आ रही है, इसलिए हम उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा आपकी है टिंडल इफेक्ट, जो कि आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है। तो देखो, तो बेटा थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो है आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, और उसमें भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जो कि आपका जॉन टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है बेटा। इसमें एक्चुअली होता क्या है, टिंडल इफेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको नॉर्मल एक एक्सपेरिमेंट करके आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। तो एक सेटअप तैयार करते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है, इसमें बेटा मैंने आपका ट्रू सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दूसरा कंटेनर लिया है जिसमें मैंने आपका कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। यहाँ आपका ट्रू सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, और यहाँ पे मैंने कोई लाइट का सोर्स रखा है, ठीक है। यहां से मैंने लाइट का सोर्स, फॉर एग्जांपल आप टॉर्च ले सकते हो, या एलईडी जो आपकी लाइट होती है, जो एलईडी नॉर्मली जो एलईडी बीम लाइट यूज करते हो वो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टॉर्च से जब लाइट सोर्स से लाइट को छोड़ा तो यहाँ मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे कोई लाइट का पाथ नहीं दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ आपकी लाइट यहाँ ऐसे नजर आएगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन में सेम एक्सपेरिमेंट किया कि किसी लाइट सोर्स से, मान लो ये आपका लाइट सोर्स है, यहां से जब मैंने लाइट डाली तो ये प्रॉपरली मेरे को रिफ्लेक्ट होके यहां दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बेटा ट्रू सॉल्यूशन में हम कभी भी पाथ ऑफ लाइट नहीं देख सकते, ठीक है। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आपका ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि वो उनके ऊपर गिरने वाली लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते, उनको रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। बट कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन साइज बड़ा होता है, तो जो भी उनके ऊपर लाइट आती है वो उसको स्कैटर करते हैं। तो हम इजीली आपका इस सॉल्यूशन में पाथ आपका देख सकते हैं कि लाइट आपकी कैसे फ्लो हो रही है, किस पाथ से आपकी लाइट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो कि अगर हम ट्रू सॉल्यूशन का केस ले और वहां से अगर हम उसके थ्रू लाइट पास करने की कोशिश करें तो हमें पाथ ऑफ लाइट इस सॉल्यूशन में, अगर हम यहाँ ऊपर से देख रहे हैं तो हमें पाथ ऑफ लाइट इस सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है, वो प्रॉपरली लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। लाइट जो है, लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता, तो हमें उसका पाथ नहीं दिखता। एज कंपेयर टू कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं पार्टिकल्स उनके ऊपर गिरने वाली लाइट को स्कैटर करने में, ठीक है। टिंडल इफेक्ट नॉर्मली भी आप देख लेते हो कि कभी आपने देखा होगा कि आपका कोई डार्क रूम है और उस डार्क रूम में से, मान लो ये आपका कोई डार्क रूम है, उस डार्क रूम में मान लो यहाँ पे आपकी विंडो है, यहाँ आपका
मतलब सुबह का टाइम है या फिर दोपहर का टाइम है, उस विंडो से क्या हो रहा है, इस टाइप से आप लाइट आते हुए देखते हो। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखते हैं, डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। तो जो आपके क्या बोलते हैं रूम है, डार्क रूम, वो भी एक कोलाइडल सोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वहां पे देखो आपका डस्ट पार्टिकल होते हैं, एयर होती है, तो वो डस्ट पार्टिकल एयर में सस्पेंडेड होते हैं, ठीक, सॉरी डिस्पर्स्ड होते हैं, तो वो भी आपका एक कोलाइडल सोल्यूशन का ही फॉर्म है। तो बेटा जैसे ही इस रूम में लाइट आती है और लाइट इन पार्टिकल्स पे पड़ती है, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं और आप इसको इजीली देख सकते हो। दूसरी बात अगर मैं बताऊं आपको, टिंडल इफेक्ट जो है या मैं कहूं पाथ ऑफ लाइट जो है, ऐसा नहीं है आप किसी भी एंगल पे देख सकते हो। जब तक आपका प्रॉपर एंगल होगा तभी आप पाथ ऑफ लाइट देख सकते हो। यानी कि अगर आपको ये लाइट देखनी है तो आपको क्या होना चाहिए, ये जो पाथ है उसके परपेंडिकुलर आपको देखना है। ठीक है, आपको जो ऑब्जर्वेशन है, जहां आप खड़े होकर देख रहे हो, आप उस पोजीशन से परपेंडिकुलर होने चाहिए। जो आपका पाथ आ रहा है, मान लो ये पाथ है, तो आप यहां से जब देखोगे, ठीक है, तो इसमें भी हमने ये जो ऑब्जर्वेशन की थी, आप यहां से देख रहे थे, ठीक है, तो आपको यहाँ पाथ दिखा, बट जब यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में कोई पाथ नहीं नजर आया। ठीक है, हम परपेंडिकुलर कैसे लेते हैं वो भी हम आपके आगे एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। तो टिंडल इफेक्ट आपको समझ में आया। टिंडल इफेक्ट इज नथिंग बट अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, जो भी कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स पे जब लाइट पड़ती है और उस लाइट को जब वो पार्टिकल्स स्कैटर्ड करते हैं ताकि हमें वो लाइट का पाथ दिख सके, उसको हम कहते हैं, उस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो इस इफेक्ट को आपको देखो कैसे दिया गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जॉन टिंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने बेटा ऐसा एक कंटेनर लिया जिसमें उन्होंने एक कोलाइडल सॉल्यूशन फिल किया। ठीक है, यहां उन्होंने लाइट का कोई सोर्स लिया, यहां उन्होंने एक कन्वर्जिंग लेंस लिया। उन्होंने क्या किया, जब लाइट इस पे डाली तो वो लाइट कन्वर्ज होके बेटा यहां पे क्या थे, यहां पे पार्टिकल्स थे आपके बहुत सारे इस पूरे सॉल्यूशन में। ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स थे। तो जैसे ही ये लाइट कन्वर्ज होके, ये लाइट यहां से कन्वर्ज होके इन पार्टिकल्स पे गिरी, इन पार्टिकल्स ने क्या किया, ये मैं एक पार्टिकल का बता रही हूँ, सारे पार्टिकल ही ऐसे करेंगे। तो इन पार्टिकल्स ने क्या किया बेटा, इस लाइट को रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, ये आपका मिडल में पार्टिकल है, देखो पार्टिकल पे लाइट गिरेगी तो पार्टिकल क्या करेंगे, हर डायरेक्शन में इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लाइट जो है आपको स्कैटर्ड होती हुई दिख रही है। ये लाइट जो हमने सोर्स से दी, ये आपका सोर्स है, ये आपका लेंस है, ये आपका पार्टिकल है। ठीक है, तो जब हमने जब सोर्स से पार्टिकल के ऊपर या मैं कहूं कोलाइडल सॉल्यूशन में जब लाइट डाली, तो जैसे ही वो लाइट आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पे गिरी तो वो उन पार्टिकल्स ने क्या किया, धीरे धीरे लाइट को स्कैटर्ड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जितने भी पार्टिकल्स थे सबने, यहाँ पे जितने भी आपके पार्टिकल्स थे सबने रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस कोन को, ये जो आपको कोन दिख रहा है, इस कोन को हम कहते हैं टिंडल कोन। ठीक है, ये दोनों जो आपको कोन दिख रहे हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि लाइट कैसे स्कैटर्ड हो रही है, एक पार्टिकल से लाइट कैसे स्कैटर्ड हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे एक पार्टिकल से स्कैटर्ड किया, आगे पार्टिकल्स थे उन्होंने और स्कैटर्ड किया, फिर और स्कैटर्ड किया, तो ऐसे पार्टिकल्स आपके क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर्ड कर रहे हैं। और ये जो कोन टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम कहते हैं टिंडल कोन। ठीक है बेटा, तो ये जो इफेक्ट है आपका किसने दिया, और आपके जो जॉन टिलर थे वो यहां से ये चीजें देख रहे थे, यहां से आपकी ये चीजें देख रहे थे, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख रहे थे। ठीक है, अगर आपकी डायरेक्शन प्रॉपर होगी, यानी कि पाथ ऑफ लाइट से अगर आप परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तभी आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा, वरना आपको ये ही नहीं पता चलेगा। अगर आपकी डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है तो आपको ये ही नहीं पता चलेगा कि लाइट का पाथ एग्जैक्टली है कहां से लाइट आ रही है, आपको लाइट पूरी ही स्कैटर्ड फॉर्म में दिखेगी। अब नेक्स्ट आपके क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट आए जिनका नाम था
ज़िगमॉन्डी, उन्होंने क्या किया, यही एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बस यहाँ पे क्या किया, पार्टिकल को व्यू करने के लिए सेम एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पार्टिकल को व्यू करने के लिए यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगा दिया। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट था। आपको क्या साइंटिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप टिंडल इफेक्ट को याद रखो। ठीक है, तो ज़िगमॉन्ड ने क्या किया, ज़िगमॉन्डी ने क्या किया, यहाँ पे जैसे कि जॉन टेलर खुद देख रहे थे अपनी आंखों से, बट यहाँ पे उन्होंने माइक्रोस्कोप लगाया और फिर पार्टिकल्स को देखना स्टार्ट किया कि एग्जैक्टली पार्टिकल कैसे स्कैटर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपका टिंडल इफेक्ट है। तो टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं है, यहाँ से जर्नली आपका 1 नंबर का क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट कुछ भी नहीं है, इट इज सिंपली अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the particle of colloidal solution। ठीक है, scattering of light falling on the particles of colloidal solution is known as Tyndall effect। ठीक है, क्योंकि ये जॉन टिंडल ने दिया था इस इफेक्ट को, जॉन टिंडल ने पढ़ा था, इसीलिए अपने नाम से ही उन्होंने इफेक्ट का नाम डाल दिया, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट इज सिंपली अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा हम आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी की, जो कि आपकी 4th प्रॉपर्टी है, दूसरी बात, चलो 4th प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आपकी कुछ नेसेसरी कंडीशंस भी है जिन पे आपके टिंडल इफेक्ट डिपेंड करता है। पहली आपकी नेसेसरी कंडीशन है कि आपका द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल शुड बी larger than that of wavelength of light falling on them। ये टिंडल इफेक्ट हर केस में शो नहीं होता। जब आपका पार्टिकल्स का साइज जो है, पार्टिकल का साइज हम रेडियस डायमीटर फॉर्म में मेजर करते हैं, तो बेटा जब आपके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा तभी आपके जो पार्टिकल है स्कैटरिंग कर पाएंगे, तभी आपको टिंडल इफेक्ट शो होगा। और बड़ा भी किससे होना चाहिए, उस लाइट से, उस लाइट की वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए। मान लो ये आपकी लाइट आ रही है, ठीक है, इस लाइट का जो वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ से भी इस पार्टिकल का साइज बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो क्या करेगी, पार्टिकल अगर मान लो ये है और ये वेवलेंथ इस लाइट की जो वेवलेंथ है काफी बड़ी है, तो वो क्या करेगी, इस पार्टिकल से स्ट्राइक होके इसको हटा के और अपना पाथ ऐसे निकाल लेगी। ठीक है, तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, सिंपली क्या होगी, लाइट आपकी पास हो जाएगी। बट अगर पार्टिकल का साइज आपका बड़ा होगा तो आपकी आने वाली जो लाइट है, मान लो पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है, ठीक है, मतलब लार्ज है देन दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो क्या होगा, ये लाइट आएगी तो इसको अपने रास्ते से हटा नहीं पाएगी, क्या करेगी, इससे टकरा के वो स्कैटर्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट बीम आई, इससे टकरा के वो स्कैटर होगी। अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो वो क्या करेगी, उसको टकरा के साइड हट जाएगी और अपना पार्टिकल को साइड करके खुद अपना पाथ कवर करेगी, तो वहां पे आपको स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग इफेक्ट ही होता है। पार्टिकल्स जब लाइट को स्कैटर्ड करते हैं उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो स्कैटरिंग होने के लिए बेटा आपका पार्टिकल का साइज ज्यादा होना चाहिए देन दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ वेव या वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पार्टिकल। दूसरी तरफ अगर बात करें बेटा तो वो है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन, there should be a large difference between the refractive index of डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, आपके जो डिस्पर्स फेस आप यूज कर रहे हो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए और जो डिस्पर्जन मीडियम यूज कर रहे हो
उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफी डिफरेंस होना चाहिए। क्यों? अगर आपका डिफरेंस होगा तभी तो आपको पार्टिकल्स लाइट स्कैटर्ड करते हुए दिखेंगे। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे और आपको स्कैटरिंग नहीं दिखेगी। इसीलिए क्या होना चाहिए, अगर दोनों का इक्वल होगा तो क्या, अगर वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो आपको स्कैटरिंग दिखेगी ही नहीं। अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम का ज्यादा होगा तो मीडियम चमकेगा, आपका डिस्पर्स्ड फेस, आपके पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। तो यानी कि क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर टिंडल इफेक्ट होने के लिए आपके डिस्पर्स्ड फेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तभी आपको वो पार्टिकल्स विजिबल होंगे स्कैटर करते हुए, लाइट को स्कैटर करते हुए। तो बेटा ये आपके दो नेसेसरी कंडीशन है जिनके रिस्पेक्ट आपका टिंडल इफेक्ट अकर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी कोलॉइडल सॉल्यूशन शो करते हैं वो है आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हम स्पेशली पढ़ते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन आपका क्या होता है, ब्राउनियन मोशन इज नथिंग बट अ जिगजैग मोशन, जिगजैग कंटिन्यूअस मोशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, तो ब्राउनियन मोशन आपका कुछ भी नहीं होता है, सिंपली आपकी जिगजैग मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का। तो देखो आपके ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इसको पढ़ा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा एक कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। ठीक है, और उस कोलाइडल सॉल्यूशन में उन्होंने क्या देखा कि पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूअसली, उन्होंने क्या देखा कि आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो उसमें जो आपका डिस्पर्स्ड फेस है वो नीचे सेटल नहीं हो रहा। दैट मींस आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो एक स्टेबल फॉर्म में है, और स्टेबल फॉर्म में कब रह सकता है, जब आपके पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, वो नीचे सेटल नहीं हो रहे, आपके डिस्पर्स्ड फेस में कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि आपके जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली जिगजैग मोशन में मूव कर रहे हैं, इधर उधर स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी वॉल से स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये पार्टिकल जो है इनमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण आपके पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। कभी कभार अगर पार्टिकल्स की एनर्जी मान लो मूव करते करते कम भी हो गई है, तब भी क्या होगा, एक मान लो एक पार्टिकल की एनर्जी कम हो गई है तो जब वो धीरे धीरे सेटल होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, दूसरा पार्टिकल, क्योंकि कंटिन्यूअसली मोशन चल रहा है, तो वो किसी ना किसी तरीके से इस पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करते ही ये पार्टिकल क्या करेगा, दोबारा से बॉटम में स्ट्राइक करके या फिर वॉल्स पे स्ट्राइक करके दोबारा इसमें मोशन आ जाता है, दोबारा ये जिगजैग मोशन में मूव करने लगता है। ठीक है, तो इस मोशन को कहा गया ब्राउनियन मोशन, क्योंकि ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, उसको स्टडी की थी, तो उन्होंने अपने नाम से ही इस मोशन को बता दिया, जिसका नाम था आपका ब्राउनियन मोशन। ठीक है बेटा, तो ब्राउनियन मोशन कुछ भी नहीं है, सिंपली एक जिगजैग मोशन होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का। ठीक है, एक कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। अब बात आती है बेटा ब्राउनियन मोशन जो है कब होगा, जब आपका एक टर्म उन्होंने बताया विस्कोसिटी, एक टर्म उन्होंने बताया विस्कोसिटी। बेटा विस्कोसिटी आपकी क्या होती है, गाढ़ापन। ठीक है, जैसे आपकी चाशनी होती है, रसगुल्ले की चाशनी और गुलाब जामुन की चाशनी, तो कौन सी गाढ़ी होती है आपकी, गुलाब जामुन की चाशनी ज्यादा होती है। ठीक है, वो इजीली फ्लो नहीं कर पाती एज कंपेयर टू आपकी रसगुल्ले की चाशनी। तो बेटा उन्होंने ऐसे ही बताया विस्कोसिटी आपका गाढ़ापन होता है, और अगर आपका
कोलाइडल सोल्यूशन जो प्रिपेयर किया है वो विस्कस है, यानी कि उसमें विस्कोसिटी ज्यादा है, तो ब्राउनियन मोशन क्या होगा, कम होगा, पार्टिकल कम मूव करेंगे, थोड़ा वो गाढ़ा हो जाएगा तो पार्टिकल इतनी फ्रीली जिगजैग मोशन थोड़ी ना शो करेंगे। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने कि पार्टिकल्स की अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो पार्टिकल ब्राउनियन मोशन कम शो करेंगे। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला तो है आपका उन्होंने बताया विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो ब्राउनियन मोशन जो है डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर दूसरे वर्ड्स में बात करें बेटा, आपकी जो रसगुल्ले की चाशनी थी या गुलाब जामुन की जो चाशनी थी, गुलाब जामुन की जो चाशनी थी वो गाढ़ी क्यों थी, दोनों में आपने सॉल्वेंट यानी कि वाटर की अमाउंट तो सेम ली थी, पर वो गाढ़ी क्यों बनी एज कंपेयर टू आपकी रसगुल्ले की चाशनी, क्योंकि उसमें आपने सोल्यूट चीनी ज्यादा ऐड की है, तब जाके वो गाढ़ा आपका शुगर सिरप या चाशनी बनी है। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो पार्टिकल इंक्रीज होने के कारण आपका क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन है हाईली विस्कस होगा, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और विस्कोसिटी ज्यादा होने से ब्राउनियन मोशन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी ब्राउनियन मोशन के बारे में आपकी बताई। तो हमने आज आपकी 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज के अलावा बेटा आपकी एक और बचती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह पढ़ेंगे। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।